हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बेटा ये टॉपिक बिल्कुल आपका डिराइव्ड हुआ है वर्क एनर्जी थ्योरम से। वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या पढ़ा था कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, चाहे वो कंजर्वेटिव हो, नॉन कंजर्वेटिव हो, चाहे वो एक्सटर्नल हो, चाहे वो इंटरनल फोर्स हो, उन सभी फोर्सेस के कारण होने वाले वर्क डन को हमने इक्वेट किया था चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। तो ये जो मैंने पहला स्टेप लिखा ये वर्क एनर्जी थ्योरम ही है। अब अगर हम इस कंजर्वेटिव वर्क को आरएचएस में लेके आए तो ये बनेगा माइनस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। और आपको अच्छे से याद होगा माइनस ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो इसकी जगह अगर हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी रखेंगे मतलब यू एफ माइनस यू इनिशियल, फाइनली आपको ये रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो रिजल्ट जो मिल रहा है वर्क एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव एनसी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यू पोटेंशियल के लिए है, माइनस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये फाइनल काइनेटिक एंड पोटेंशियल का सम है, ये इनिशियल काइनेटिक एंड पोटेंशियल का सम है। इस सम को मैकेनिकल एनर्जी कहा जाता है। सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी। अब यहाँ पर मैंने इसे बॉक्स में जो किया है उसे आप चाहे तो यहाँ के एफ प्लस यू एफ को ले सकते हो, के आई प्लस यू आई को ले सकते हो, बट इसे हम मैकेनिकल एनर्जी के नाम से जानते हैं। कई बार डायरेक्टली मैकेनिकल एनर्जी या टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कह के दे देता है। नाउ बात यह आ रही है, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आप लोगों ने बहुत बार सुना हुआ है, फ्रिक्शन के कारण विस्कस, ये विस्कस लिखा है, लिक्विड के अंदर फ्रिक्शन की तरह काम करने वाला फोर्स विस्कस फोर्स होता है। ठीक है, इफ W एक्सटर्नल इज एब्सेंट, मान लो कि एक्सटर्नल वर्क नहीं हो रहा है, मतलब एक्सटर्नल फोर्स नहीं है और किसी तरह का नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी नहीं है। जब फोर्स एब्सेंट होगा तो उनके थ्रू होने वाला वर्क डन भी एब्सेंट होगा, ये दोनों चीजें। और बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसा होता है, ये चीजें जीरो हो जाएंगी। तो आपको क्या दिख रहा है कि मैकेनिकल एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल। तो जो आपका ऑब्जेक्ट बॉडी जो भी होगी उसके पास जितनी मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल है वही मैकेनिकल एनर्जी फाइनल रहेगी। बस इस मैकेनिकल एनर्जी में दो टर्म है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल। अगर एक कम होगी, काइनेटिक डिक्रीज हो रही होगी, तो पोटेंशियल इंक्रीज हो रही होगी। ठीक है, और अगर किसी केस में काइनेटिक पोटेंशियल इंक्रीज हो रही है तो काइनेटिक डिक्रीज हो रही होगी। एक एग्जांपल समझिए, एक बॉल को आपने ऊपर की तरफ थ्रो किया तो वो हाइट गेन कर रहा है, लेकिन ऊपर जाते जाते उसकी स्पीड कम होती जा रही है। तो स्पीड कम होने के कारण काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, लेकिन वो ग्राउंड से उसकी हाइट बढ़ती जा रही है तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। बट इन दोनों का सम स्टार्टिंग में भी चाहे किसी भी पॉइंट पर एंड फाइनली भी देख लो बराबर आएगा। इसी को हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, जो कि हमारा यहाँ रिजल्ट आया है। ठीक है, इन्होंने इसके लिए एक एग्जाम्पल दिया और ये रिजल्ट आप दूसरे तरीके से भी निकालते हो तो यही आंसर आएगा जो फाइनली इसमें आया है। देखो क्या दिया हुआ है कि इनिशियली किसी एक बॉल को ड्रॉप किया गया, यहाँ क्या होगी आपकी काइनेटिक एनर्जी जीरो है। फिर ये बॉल ड्रॉप होती हुई ग्राउंड पे गई और फाइनली इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी v है। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पर किसी तरह का फ्रिक्शन का फोर्स नहीं दिया हुआ है, किसी तरह का एक्सटर्नल फोर्स हम नहीं लगा रहे। ठीक है, तो ये दोनों फोर्सेस नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स हम लगा नहीं रहे, फ्रिक्शन मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग नहीं रहा, तो वो दोनों फोर्सेस क्या है, जीरो है। ऐसा ये कंडीशन जब सेटिस्फाई होती है तो कह सकते हैं सम ऑफ ऑल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल फाइनल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी। फाइनल मैकेनिकल एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ठीक है, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी का मतलब है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। इसे अप्लाई किया वो जीरो होगा तो फाइनल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि फ्रिक्शन का फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट है इसीलिए ये चीज हम लगा पा रहे। इस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो है। ठीक है, अगर ये हम कहें इधर पे इस साइड, सॉरी ये फाइनल साइड से है, तो देखो फाइनली वेलोसिटी v है तो हाफ एम वी स्क्वायर। बॉल जो है वो ग्राउंड पर आ जाएगी, जब हाइट ग्राउंड से जीरो है तो क्या हो गई, उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई। नाउ इट इज इक्वल टू
इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियली वेलोसिटी 0 थी, हाइट कितनी है ग्राउंड से h हाइट, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी mgh होगी। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट करते हैं। अच्छा एक चीज़ देखना, ये पॉजिटिव लेने की नेगेटिव इसका तरीका समझिए बेटा। ग्राउंड को हम लोग यहाँ पर बेस लाइन कंसिडर करते हैं, रेफरेंस पॉइंट जो है बेस लाइन। बेस लाइन से अगर ऊपर आपका ऑब्जेक्ट है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव ली जाएगी, बेस लाइन से नीचे अगर ऑब्जेक्ट है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव ली जाएगी। अभी बेस लाइन ग्राउंड वाले केस में अगर बात आ रही है तो ग्राउंड लिया जाता है, और किसी केसेस में आएगा तो हम बेस लाइन अपनी मर्जी से एक इमेजिनरी ले लेते हैं। ठीक है, आगे समझाऊंगा कैसा। स्प्रिंग वाले केसेस में ये चीज़ ज़्यादा फॉलो करती है। ठीक है, उसकी नेचुरल लेंथ है तो वो ग्राउंड पर थोड़ी होगी, कहीं और भी हो सकती है। अब इसे सॉल्व कर रहे हो तो v की वैल्यू आती है √2gh। यही सेम आप इक्वेशन ऑफ मोशन से निकालोगे तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी, v² इक्वल्स टू, देखो अगर इसी को यहाँ अप्लाई करना है, ओके मैं जो बोल रहा था कि इसी रिजल्ट को अगर हम देखना चाहें तो आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन से भी आ जाएगा। इनिशियली वेलोसिटी कितनी है 0, फाइनली वेलोसिटी v, डिस्प्लेसमेंट h के बराबर, नीचे की तरफ हो रहा है नेगेटिव, एक्सेलरेशन -g। सॉल्व करो थर्ड इक्वेशन, v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as। तो v² इज 0, v² निकालना है, u² 0 प्लस ट्वाइस ऑफ -g इंटू -h, -g -h पॉजिटिव हो जाएगा, ये v² की वैल्यू आ गई 2gh। ठीक है, अगर यहाँ से v की वैल्यू निकालूंगा √2gh, सेम वैल्यू आ रही है। तो बात ऐसी है कि ये हम यहाँ पर रिजल्ट्स कभी अलग नहीं हो सकते, हम मेथड अलग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो मेथड हमने अप्लाई किया वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को अप्लाई करके ये रिजल्ट ऑब्टेन करा, लेकिन आंसर वही आएगा। अब जो मैं ये बता रहा था पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए, देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के केस के लिए हम अर्थ सरफेस को बेसलाइन मानते हैं, लेकिन जब स्प्रिंग के केस में पोटेंशियल एनर्जी की बात आती है तो बेस लाइन जो है वो ली जाती है डिफॉर्म्ड लेंथ, नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग को। अब नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग मतलब जब स्प्रिंग में किसी तरह का एक्सपेंशन या कंप्रेशन नहीं हुआ, उस समय जो लेंथ है, उस समय का जो लेवल है आपके किसी ऑब्जेक्ट का, उसे हम बेस लाइन ले लेते हैं। ठीक है, ग्राउंड वाले केस क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी आप 3 तरह की पढ़ोगे इस 9th में, जो एनटीएससी में पढ़ने वाले हो वो आप पढ़ने वाले हो ग्रेविटेशनल एंड स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, जिसे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हो। जैसे देखो स्प्रिंग से रिलेटेड केस, द मास वॉज इनिशियली हेल्ड, यहाँ मतलब इस मास को होल्ड किया हुआ है किसी ने, मान लो किसी ने अपने हाथ से इसे यहाँ पर रोक रखा है। ठीक है, एंड अलाउड टू फॉल। बेटा 2 टर्म्स आएंगी जिनको समझना, एक होता है कि इसे फॉल होने दिया। फॉल होने दिया का मतलब क्या है, क्या ये कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जाएगा कि एकदम झटके से जाएगा? बेटा फॉल के समय तो ये एकदम झटके से नीचे जाएगा। ऐसे ना एक क्वेश्चन पीछे भी देखा है जहाँ इक्विलिब्रियम क्वेश्चन आपने समझा था, अगर इसे ग्रेजुअली स्लोली नीचे आने दिया जाए और जब ये एकदम रेस्ट पर आ जाए, जब हाथ को हटाया जाए, तो उस केस के अंदर तो आपका जो ये सिस्टम है कंप्लीट स्प्रिंग एंड मास सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। लेकिन जहां ये बोल दिया जाए इट इज अलाउड टू फॉल, तो उस केस में आप याद रखना ये स्टेटमेंट, इट इज अलाउड टू फॉल, द हैंड इज रिमूव्ड सडनली। इन दोनों केसेस में ये जो स्प्रिंग है ये धीरे धीरे करके 0 पे नहीं है, ये अचानक से है। तो आपने हटाया तो अचानक से नीचे जाएगी और ऑसिलेट करती हुई रुकेगी, ऐसे ऐसे ऊपर और नीचे इस तरीके से ऑसिलेट भी करेगी। तो अचानक से नहीं जाके एकदम रैपिडली जा रही है, तो मतलब इसमें एक्सेलरेशन है तो हम इक्विलिब्रियम कंडीशन तो नहीं लगा सकते। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जहाँ जब इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं बन रही, इस वर्ड और इस स्टेटमेंट से आपको समझ में आएगा, ये याद रख लीजिए। अलाउड टू फॉल्ट, हैंड इज रिमूव्ड सडनली, मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं बनेगी, स्प्रिंग फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल नहीं कर सकते। इन दैट केस क्या करना है, जैसे यहाँ पर मैंने इसको नोट में भी लिख दिया है, मास इज अलाउड टू फॉल, इट इज नॉट मूव्ड ग्रेजुअली, तो स्प्रिंग फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर नहीं होगा। दैट इज, इसका मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन इज नॉट ऑब्टेन्ड, equilibrium condition is not obtained।
ऐसी सिचुएशन में, ऐसे स्टेटमेंट में नहीं होगा। तो यहाँ देखो, ये इसकी नेचुरल लेंथ थी, तो इस मास के सेंटर से हमने एक लाइन ड्रॉ करी, इसे बेस लाइन कंसिडर करा। अब जैसे हाथ हटाएंगे तो एकदम से एक मैक्सिमम लो हाई डेप्थ तक ये नीचे जाएगा, एक मैक्सिमम लेंथ तक ये नीचे जाएगा। उस मैक्सिमम लेंथ को x मान लिया, क्योंकि ये कैलकुलेट करनी है ना, इस x को ही कैलकुलेट करना है। तो बेसलाइन से नीचे वाला जो डिस्प्लेसमेंट के टाइम पे, ठीक है, जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे वो आपकी नेगेटिव ली जाएगी, बेसलाइन से ऊपर पॉजिटिव ली जाएगी। लेकिन एक बात बता दें, जो आपका स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हमेशा पॉजिटिव ही होती है। इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, हाफ के एक्स स्क्वायर, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। ये एक जगह पीछे मैंने लिखवाया हुआ है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव, बट स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हमेशा पॉजिटिव ही होती है, बिकॉज ये स्प्रिंग का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है, आप जिस डायरेक्शन में भी डिफॉर्मेशन करवाओगे। तो देखिए, अब पहली बात यहाँ देखते हैं, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर किसी तरह का एक्सटर्नल फोर्स, जैसे हमने हाथ को हटाया उसके बाद की सिचुएशन हो रही है, तो किसी तरह का एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है? नहीं, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स को हटा दीजिए, उसे मत सोचिए। कंजर्वेटिव फोर्स मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, इनके अलावा कोई और एक्सटर्नल फोर्स है? नहीं है। तो इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स इज एब्सेंट। सेकंड, किसी तरह का फ्रिक्शन का फोर्स एक्ट कर रहा है? नहीं कर रहा है, मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी नहीं कर रहा है। तो वो दोनों चीजें नहीं है, इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी। यहाँ से आ रहे हैं हम इस बात पर, ये दोनों चीज एब्सेंट है, तो ये हो गया जीरो। तो हमने ये रिजल्ट ऑब्टेन किया था, इसको हम अप्लाई करेंगे। ओके, इसको अप्लाई करना है, तो दिस इज जीरो। अब यहाँ देखते हैं कैसे जीरो। फाइनली ये जो मास है एक पॉइंट पर आकर रुक के रिवर्स होगा, तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट मैक्सिमम जिस लेंथ तक ये जा रहा है उस इंस्टेंट पर वेलोसिटी जीरो होगी, तो काइनेटिक, फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है। इनिशियल और फाइनल आपको बहुत बार बताया हुआ है, कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, टाइम को देखकर बताया जाता है। ये इवेंट पहले होगा इनिशियल, ये इवेंट बाद में होगा, इसलिए फाइनल। इस पॉइंट पर पहुंचा तो इसके पास दो तरह की पोटेंशियल एनर्जी होगी, एक होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एक होगी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होता है, तो जैसे हाफ के एक्स। अब ग्रेविटेशनल की बात करें, वो होता है mgh। अब ये बेसलाइन से ऊपर है कि नीचे? बेसलाइन से नीचे है, इसलिए नेगेटिव। देन इट इज इक्वल टू, इसे इक्वल किया किसके? इनिशियल पोटेंशियल और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के सम। इनिशियली यहाँ पर ये फॉल कराया गया है, फॉल मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, फ्री फॉल, इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी। इनिशियल वेलोसिटी जीरो तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। बेसलाइन पर हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो जीरो होती है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूँ मैं, ग्रेविटेशनल की बात कर रहा हूँ। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। रही बात स्प्रिंग पोटेंशियल, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी जब आती है जब इसमें एक्स डिफॉर्मेशन हो नेचुरल लेंथ से। इस पोजीशन पे तो नेचुरल लेंथ पर ही था, तो किसी तरह का डिफॉर्मेशन, चेंज इन नेचुरल लेंथ नहीं हुआ, इसलिए वो भी जीरो है। ठीक है, तो LHS क्वांटिटी को हमने लिखा, इस क्वांटिटी को उधर ले गए, वी गेट x डिफॉर्मेशन एज 2mg/k। अगर उस वाले मेथड से निकालते, इक्विलिब्रियम है नहीं, इक्विलिब्रियम उससे mg/k आता, आंसर गलत हो जाता। ठीक है, इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है जिस तरीके से भी मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, एक सेकेंड।